अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी हब। आज का जो हमारा टॉपिक है अकोमोडेशन इन बेल्जियम, पावर शेयरिंग का जो टॉपिक है, पावर शेयरिंग हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 10th का। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम पूछे हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। हमने एकोमोडेशन इन यहाँ पे श्रीलंका के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पे जब मेजॉरिटेरियनिज्म उन लोगों ने किया था, वहाँ पे रिजल्ट क्या निकला। वहाँ पे रिजल्ट निकला था सिविल वॉर, और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई थी और वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। और आज हमने पढ़ना है बेल्जियम के पर्सपेक्टिव में, ये जो बेल्जियम वाले हैं क्या उन लोगों ने भी वहाँ पर मेजॉरिटेरियनिज्म कायम किया या कुछ और बात, कोई और रास्ता उन लोगों ने अख्तियार किया ताकि उन लोगों को अपने कंट्री को आगे बढ़ाना था। क्या उन लोगों ने भी श्रीलंकन वाला पाथ अख्तियार किया था या उसके बरअक्स कोई और काम, कोई और पाथ अख्तियार किया था। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो याद रखना चाहिए अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन का मतलब होता है ये जब बेल्जियम ने आज़ादी हासिल की उसके बाद उन लोगों ने लोगों को किस तरह से अकोमोडेट किया। इसका मतलब क्या होता है अकोमोडेट किया, क्यों, क्या प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स तो पहले ही थी, हमने डिस्कस किया था कि वहां पे बहुत सारे डाइवर्सिटीज थे, वहां पे बहुत सारे रिलीजन के लोग थे, वहां पे बहुत सारे लैंग्वेज के लोग थे, उन सब को अकोमोडेट करना था। जिस तरीके से श्रीलंका में भी प्रॉब्लम्स हुई थी, वहां पे सिनालास थे, वहां पे बाकी जो लोग थे उनको क्या था, उनको ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई थी और फिर वहां पर सिविल वॉर की नौबत आई थी। तो यही आज हमने देखना है कि ये जो बेल्जियम वाले हैं उन लोगों ने कौन सा पाथ अख्तियार किया था। याद रखना चाहिए देयर वर डिफरेंसेस इन बेल्जियम। बेल्जियम में भी डिफरेंसेस थे, बेल्जियम में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस के लोग थे। वहां पे सबसे ज्यादा, अगर आपको याद दिलाने के लिए, वहां पे डचेस थे, वहां पे फ्रेंचेस थे और वहां पे जर्मन स्पीकर्स थे। और सबसे ज्यादा संख्या उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो थी वो थी डच स्पीकर्स की, और डच स्पीकर्स के जो लोग थे वो ज्यादा थे और फ्रेंच स्पीकर्स कम थे, और उससे भी कम जर्मन वाले लोग थे जो जर्मन स्पीकिंग करते थे। लेकिन जब उन लोगों ने आजादी हासिल की, वहां के लीडर जो थे उन लोगों ने कुछ डिफरेंट ही पाथ अख्तियार किया, उन लोगों ने कुछ अलग सा रास्ता अख्तियार कर दिया अपने कंट्री को अकोमोडेट करने के लिए, अपनी कंट्री को चलाने के लिए। क्या रास्ता उन लोगों ने अख्तियार किया? दे रिकॉग्नाइज्ड द एक्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। वहां के लोग जो थे, वहां के लीडर जो थे, दे वर द विजनरी लीडर्स। वो एक विजनरी लीडर्स थे, उनको पता थी कि हमारे कंट्री में बहुत सारे डाइवर्सिटीज है, हमारे कंट्री में बहुत तरीके के लोग हैं और हमें उन सब लोगों को साथ लेके चलना है। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें अपनी कंट्री को अकोमोडेट करना है, अगर हमने अपनी कंट्री को डेवलप करना है, अगर हमने अपनी कंट्री को बनाना है, तो हमने क्या करना है, हमने सारे रीजन्स के लोगों को, सारे कल्चर के लोगों को और सारे लैंग्वेज के लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। हमें किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ कल्चर। उस बेस पे हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। उन लोगों ने इस डिफरेंस को रिकॉग्नाइज किया था। यस, we have diversities here. If we do something wrong, if we discriminate on the basis of the religion, on the basis of the language, we will be in ruin. हम तबाह होके रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों ने ये बात समझ ली थी, तो फिर उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने एक अलग सा रास्ता, एक अलग रास्ता ही अख्तियार कर लिया था एज कंपेयर टू द श्रीलंका। अब हम देखेंगे उन लोगों ने कौन सा, उन लोगों ने एक नया मॉडल तैयार किया था। कहां पे?
बेल्जियम में देखेंगे अब बेल्जियम वालों ने कौन सा मॉडल, इसमें क्या एलिमेंट्स थे उस मॉडल के, ताकि ये जो कंट्री है वो आगे बढ़ती चली और वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं हुई। याद रखना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। देखो पहला क्या था, बिटवीन 1970 टू 1993, 1970 से लेके 1993 तक उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया। ये याद रखना, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया बिटवीन 1970 टू 1993। क्या होता है अमेंडमेंट का मतलब होता है कि ये जो अमेंडमेंट होता है इसका मतलब होता है कि टू इंक्रीज और टू डिक्रीज समथिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक रूल्स फॉर ए कंट्री। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है ये बेसिक रूल्स होते हैं किसके? कंट्री के। और इसमें जब हम फॉर एग्जांपल जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, किसी कंट्री ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, तो फिर उन लोगों को लगा कि अब उन लोगों ने लॉज बनाए, अब उन लोगों को कभी लगा कि नहीं हमें ये लॉ भी होना चाहिए इसमें, तो वो क्या करते हैं, वो इसमें वो लॉ भरते हैं और उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। और यहाँ पे कोई कभी कभार ऐसा उनको लगता था है कि नहीं ये लॉ जो हमने बनाया ये नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वो उसको घटाते हैं, ठीक है, वो उसको बाहर निकालते हैं अपने पार्लियामेंट में। दैट इज also called amendment, उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, हमारे ये जो इंडिया वाले जो है उन लोगों ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, उन लोगों ने खत्म किया। तो किस तरीके से? अमेंडमेंट के जरिए से उन लोगों ने घटाया एक चीज, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द अमेंडमेंट। तो 4 टाइम्स उन लोगों ने अमेंडमेंट किया 1970 से लेके 1993 तक। तो आपको समझ में आ गया नए अमेंडमेंट होता क्या है। अब उन लोगों ने किया क्यों मजबूरी पड़ी थी उनको कि उन लोगों ने 4 बार अमेंडमेंट किए, उन लोगों ने 4 बार चेंजेस लाए। अमेंडमेंट का दूसरा मतलब याद रखना आपके लेवल के लिए, चेंजेस। क्यों लाए उन लोगों ने चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में? बेल्जियम वालों ने याद रखना चाहिए, देखो किस लिए, टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीबॉडी टू लिव टुगेदर। यहां पे हमने इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है, इस तरह के लॉज बनाने हैं, इस तरह के राइट्स हमें लोगों को देने हैं ताकि हर कोई जो इंसान है वो एक ही कंट्री में अच्छी तरह भाईचारे में एक साथ रहे, वो एक दूसरे से वो डिस्क्रिमिनेशन न फील करे, वो ऐसा न सोचे कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, चाहे वो डचिस थे, चाहे वो फ्रेंचिस थे, चाहे वो जर्मन स्पीकर्स थे, हर किसी को अपना अपना हक मिलना चाहिए। और वही अरेंजमेंट्स उसको बराबर लाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बैलेंस में रखने के लिए, ताकि किसी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बिकॉज ऑफ दैट दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 1970 टू 1993 4 टाइम्स, ठीक है, उन अरेंजमेंट्स को करने के लिए ताकि हर किसी को अपनी कंट्री में एक रेस्पेक्टफुल जिंदगी गुजारने का मौका मिले, बिकॉज ऑफ दैट। तो उसके बाद क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ द डचेस एंड, अब क्या किया उन लोगों ने, ऐसा कैसे, कौन से स्टेप्स, जब उन लोगों ने 4 बार अमेंडमेंट किया फिर क्या क्या स्टेप्स उनको समझ में आ गए कि हमें यह करना चाहिए ताकि हर किसी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। याद रखना चाहिए पहला वाला पॉइंट उन लोगों ने किया क्या? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको समझना, आपको पता है कि या इसका मतलब यहां पे 2 तरह की गवर्नमेंट थी, 2 तरह के नहीं थे बल्कि 3 तरह के। फिलहाल हम 2 तरह की बात, इसके बाद हम तीसरी गवर्नमेंट की बात भी करेंगे। यहां पे 2 तरह की गवर्नमेंट थी, एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी थी स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट। जहां पर ये 2 तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं उसको हम कहते हैं फेडरल, क्या कहते हैं? फेडरल सिस्टम। A federal system is a system where there are 2 governments, central level at the
स्टेट लेवल। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है वो पूरी कंट्री के लिए की गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है अलग अलग स्टेट्स को अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज हेडेड बाय द अकॉर्डिंग टू द Indian Constitution, the central government is headed by the Prime Minister and the state governments are headed by the chief ministers। ये याद रखना। तो यहाँ पे बेल्जियम वालों ने दो फेडरल सिस्टम अख्तियार किया। उन लोगों ने दो तरह की गवर्नमेंट्स बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मगर इतना यहाँ पे याद रखना, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात देखेंगे, इंडिया में फेडरल सिस्टम नहीं है बल्कि कोसी फेडरल है। क्या है? कोसी फेडरल। क्या होता है कोसी फेडरल? कोसी फेडरल का मतलब होता है जहां पे ज्यादा पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। मगर बेल्जियम वालों ने ऐसा नहीं रखा। बेल्जियम वालों ने क्या किया? उन लोगों ने दो तरह की गवर्नमेंट्स बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और इतना ही नहीं, डचेस ज्यादा थे, डचेस को भी इतनी रिप्रेजेंटेशन मिली। याद रखना, जितने मेंबर्स, जितने मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में डचेस के बने, उतने मेंबर्स बराबर फ्रेंचेस के भी बने। यहां पे डचेस ने कोई झगड़ा नहीं उठाया कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो पॉपुलेशन के लिहाज से हमें ज्यादा मिनिस्टर्स होने चाहिए, पॉपुलेशन के लिहाज से सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें ज्यादा सीट्स मिलने चाहिए। उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इस तरीके से पहला वाला पॉइंट जो है, उन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्टर्स किए। जितने डचेस थे और इतने ही कहां के थे, उतने ही फ्रांस के भी थे। तो यहां पे पहला वाला पॉइंट ये हुआ। अब इतना ही नहीं, नो सिंगल कम्युनिटी, यहां पे नंबर नहीं है, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। तो यहां पे उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने ऐसा कि हम बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे और फिर डचेस ने भी माना और फ्रेंचेस तो मानेंगे ही, तो वो तो माइनॉरिटी में थे। देखो किस लिए उन लोगों ने इसीलिए कहा कि ताकि कोई भी कम्युनिटी मेजॉरिटी पावर्स हासिल न कर सके, ताकि कोई भी कम्युनिटी यूनिलेटरली अलग अकेले डिसीजंस नहीं ले सके। जिस तरह श्रीलंका वालों ने, जिस तरह श्रीलंका में सिनालाज की मेजॉरिटी थी और उन लोगों ने वो यूनिलेटरली क्या लेते थे, वहां पर डिसीजंस लेते थे। उन लोगों ने मेजॉरिटेरियनिज्म को अख्तियार किया। इन लोगों ने इसीलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स किए ताकि कोई भी कम्युनिटी अलग क्या नहीं कर सके, अलग यूनिलेटरली कोई डिसीजन न ले सके, ताकि एक दूसरे को मिलके एक दूसरे के साथ बातचीत करके क्या कर सकेंगे, कोई भी डिसीजन ले सकेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स वर गिवन मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना चाहिए, मैंने अभी बोला था आवर गवर्नमेंट इज अ कोसी फेडरल। कोसी फेडरल मीन्स वायर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट्स। मगर यहां पे उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने फुल फेडरल गवर्नमेंट यहां पे अख्तियार की। उन लोगों ने बराबर ऐसे ही जितने पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे, उतने ही पावर्स ये जो थे स्टेट गवर्नमेंट्स, उतने ही पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स के थे। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे, दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत नहीं थे। जिस तरीके से हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स कहां थे, सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के। इस तरीके से उन लोगों ने यहां पे नहीं किया। उन लोगों ने फुल-फ्लेज्ड अथॉरिटी दी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप अपने अपने हिसाब से चलाइए अपनी अपनी स्टेट को विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसमें से होगी ये दो पॉइंट्स। अब यहां पे देखिए किस तरीके का मॉडल उन लोगों ने अख्तियार किया था, ये सोचने की बात है। और यहां पे आपको पहले ही पता, पहले पिछले टॉपिक में भी, पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है हमने, क्या वहां पे एक कैपिटल सिटी थी जिसका नाम था ब्रसेल्स। ये जो ब्रसेल्स था, इट वाज द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम। ब्रसेल्स कैपिटल थी बेल्जियम की। और मैंने ये भी बताया था ब्रसेल्स में सबसे मेजॉरिटी में कौन थे, मेजॉरिटी वर फ्रेंच। याद है?
तो वहां पे मेजॉरिटी में कौन थे? फ्रेंचिस थे। और यहां पे उन लोगों ने किया, जब ब्रसलेस भी अलग स्टेट बन गई तो अब उन लोगों ने यहां पे अब उनको लोगों ने गवर्नमेंट बनाई और ब्रसलेस को अलग गवर्नमेंट दी गई, बनाने का ऑर्डर दिया गया कि आप अलग गवर्नमेंट बना सकते हो। और यहां पे बहुत कम्युनिटीज, याद रखना, यहां पे भी देखो किस तरीके के विजनरी लीडर्स थे, यहां पे लोग भी कितने अच्छे थे। तो यहां पे उन लोगों ने क्या किया, यहां पे भी उन लोगों ने, ब्रसलेस में भी उन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स किए थे। तो यहां पे याद रखना, ये जो ब्रसलेस के जो लोग हैं, यहां पे मेजॉरिटी थी फ्रेंच। और जब हम पूरी कंट्री की बात करेंगे तो डचेस थे। डचेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट में माना था, पूरी कंट्री की गवर्नमेंट जब बनी उन लोगों ने माना चलिए ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि जितने आपके मेंबर्स उतने हमारे भी। और यहां पे अब ब्रसलेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे क्या है, यहां पे फ्रेंच, यहां पे अपोजिट है, यहां पे फ्रेंच ज्यादा है, लेकिन फ्रेंच ने भी यहां पे भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी सीट्स की। और फ्रेंच ने माना चलिए ठीक है, क्योंकि डचेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट में माना तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम भी अपने ब्रसलेस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये बात याद रखना यहां पे। और इसके अलावा मैंने बोला था पहले ही आपको, अपार्ट फ्रॉम टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये मैंने यहां पे लिख के रखा है, देयर वर अनदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दैट वाज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहां पे एक और गवर्नमेंट थी जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट थी क्या, इसको जिस तरीके से हमें यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, पंचायत वगैरह है, या म्युनिसिपलिटीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, इसी तरीके से यहां पे भी एक अलग तीसरी गवर्नमेंट दी गई जिसको उन लोगों ने नाम रखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये क्या होती है कम्युनिटी गवर्नमेंट? कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। ये याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज चुनी जाएगी। यानी कि डच अपनी लोकल गवर्नमेंट चुनेंगे, कम्युनिटी जो भी डच स्पीकिंग होंगे अपने अपने रीजन में वो तीसरी गवर्नमेंट चुनेंगे जिसको उन लोगों ने क्या रखा था नाम, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये जो फ्रेंचेस हैं वो अपने हिसाब से अपनी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तीसरी गवर्नमेंट चुनेंगे। और ये जो वहाँ पे एक और कम्युनिटी थी वो थी जर्मन्स। तो जर्मन्स को भी क्या दिया गया था, उनको भी बोला गया था कि आप अपने हिसाब से लोकल गवर्नमेंट बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। करना क्या था इनको काम करना था कम्युनिटी गवर्नमेंट को। ये काम था जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन, दे हैव टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। उनको जो भी, फॉर एग्जांपल फ्रेंचेस को कोई प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम खुद, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट है, अपने लोगों की गवर्नमेंट है, उनकी अपनी फ्रेंच स्पीकिंग गवर्नमेंट है, उनको फ्रेंच स्पीकर्स की गवर्नमेंट है, वो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में जाएंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट में जाएंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उनको अपने अपने कम्युनिटीज की कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इट वाज ऑल अबाउट द एकोमोडेशन इन बेल्जियम। आज यहाँ पे हमने पढ़ा ये जो बेल्जियम का मॉडल था, बेल्जियम का मॉडल उन लोगों ने कौन सा मॉडल अख्तियार किया, जो आपके बुक में पहले ही लिखा गया है कि वहाँ के लीडर्स ने क्या किया था, उन लोगों ने डिफरेंट पाथ को एक्सेप्ट किया था। यही था वो डिफरेंट पाथ एज कंपेयर टू द श्रीलंका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि जब उन लोगों ने ये मॉडल दिया, इसकी कितनी हद तक ये कामयाब हो गया, क्या इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ गए, क्या ये मॉडल सक्सेसफुल रहा वहां पर, या उसने बाकी कंट्रीज पे कैसा असर डाला। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। अल्लाह हाफिज।